सभी देखने वालों की सेवा में मैं आपका जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ख़ास कहानी सुनाने जा रहा हूं। ताल्लुक़ तो इसका रफ़ी साहब से ही है, लेकिन साथ ही साथ इस कहानी में एक और अहम शख्सियत शामिल है। बाला साहब ठाकरे को आप जानते हैं, और कौन है जो बाला साहब ठाकरे को नहीं जानता। इनके एक भाई हुआ करते थे, श्रीकांत ठाकरे जी, जिनका मराठी फिल्मों में बहुत ही योगदान है और इनकी बड़ी ही एक अहमियत है। बहुत अच्छे कंपोज़र थे और बहुत अच्छे वायलिनिस्ट थे। ये जो परिवार है, ये परिवार बहुत ही कदीम परिवार है, जिनका ताल्लुक़ समाजी कामों से रहा और साथ ही साथ सियासत से रहा। बाल साहब ठाकरे और श्रीकांत ठाकरे जी के जो पिताश्री थे, श्री केशव सीताराम ठाकरे जी, वो भी अपने ज़माने के बड़े ही मशहूर इंसान थे, बहुत ही शोहरत याफ्ता इंसान थे। और उनके ही नाम पे मुंबई में प्रबोधन ठाकरे ऑडिटोरियम बोरीवली में मौजूद है। इंतहाई आलीशान ऑडिटोरियम है। तो मैं बात करूँगा आज रफ़ी साहब और श्रीकांत ठाकरे साहब के एक बात की। श्रीकांत ठाकरे साहब ने एक राइटर हैं, श्रीधर कुलकर्णी जी, पूना में रहते हैं। उनसे अपनी मुलाकात के दौरान जो जिक्र किया था वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बात गरचे पुरानी है, लेकिन बात तो जब निकालें तब नहीं हो जाती है। गरचे श्रीकांत जी अब हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन ये बात, ये क़ुस्सा रफ़ी साहब और श्रीकांत जी दोनों के जाने के बाद भी कायम है। वो वाक़या क्या था, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। और इसी तरह से अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते रहिए, ताकि मुझे हौसला मिले कि मैं ढूंढ कर, खोज कर ऐसी बहुत ही नायाब कहानियां लेकर आपके सामने आ सकूं। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रीकांत ठाकरे जी, जो कि बाला साहब ठाकरे के छोटे भाई थे और राज ठाकरे के पिताश्री थे, एक फितरतन बड़े ही फनकार इंसान थे। और मराठी फिल्मों में और मराठी संगीत में इनका एक बड़ा ही ख़ास योगदान रहा। रफ़ी साहब से इनके ताल्लुकात सन 1951-52 से ही हुए, और चूंकि वो एक बहुत अच्छे वायलिनिस्ट थे, लिहाजा रफ़ी साहब की अक्सर व बेशतर रिकॉर्डिंग में दोनों का आमना सामना होता, दोनों की मुलाकातें होती। और श्रीकांत जी बताते हैं कि वो तो बहुत शुरू से ही रफ़ी साहब की फ़नकारी के भी दिलदादा थे और एक तरह से उनके शैदाई थे। जब बार बार मुलाकातें होती रहीं तो उनका जो आपसी राब्ता था, आपस का जो रिश्ता था, वो भी मजबूत होता गया। अब चूँकि श्रीकांत ठाकरे जी एक कंपोज़र थे, तो एक कंपोज़र होने के नाते उनकी जो पहली ख्वाहिश थी रफ़ी साहब के हवाले से, वो यही थी कि रफ़ी साहब उनके लिए कोई गीत गाएं। अक्सर जब कभी वो रफ़ी साहब से कहते कि रफ़ी साहब, मैं चाहता हूं कि आप मेरे कुछ गीत गाएं, तो रफ़ी साहब कतरा के निकल जाते, बात को टाल देते। श्रीकांत जी बड़े कंफ्यूज थे कि आखिर रफ़ी साहब बार बार मेरे कहने के बावजूद मेरी बात को मानते क्यों नहीं, मेरे गीतों को रिकॉर्ड क्यों नहीं करना चाहते। एक दिन रफ़ी साहब मूड में थे, तो रिकॉर्डिंग के बाद श्रीकांत जी ने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि रफ़ी साहब, आज तो आपको ये बताना ही पड़ेगा कि आखिर आप मेरे लिए गीत रिकॉर्ड करना क्यों नहीं चाहते। अब तो रफ़ी साहब फंस गए। उन्होंने कहा कि बात ऐसी है कि मैं रिकॉर्ड तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कि मेरी जो मराठी है उसका उच्चारण बहुत गलत सलत है, और मैं नहीं चाहता कि आपके गीत को मैं रिकॉर्ड करूं और उसमें कुछ गलतियां रह जाएं तो आपकी मेहनत बेकार हो जाए। इसलिए मैं, चूंकि ख़ुद को मराठी के उच्चारण करते वक्त मैं ख़ुद को कंफर्टेबल नहीं पाता, इसलिए मैं कतराता हूँ। उस पर श्रीकांत जी ने कहा कि भाई, ये तो आपका ख्याल है ना, लेकिन सब जानते हैं कि आप अपने तलफ़्फ़ुज़ पे, अपने प्रोनाउंसिएशन पे कितनी मेहनत करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आपने इतनी सारी ज़बानों में गीत गाए, तो आपको मराठी में गीत गाने में क्या एतराज़ है। बहरहाल बड़ी मुश्किल से समझाने बुझाने और मन्नतें समाजतें करने के बाद रफ़ी साहब तैयार हो गए कि चलिए ठीक है, मैं आपके लिए कुछ गीत गा दूँगा।
और श्रीकांत जी ने एक ख़ास एल्बम की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन रफ़ी साहब ने एक शर्त रखी कि आप अपने कवि से कहिएगा कि जो गीत वो लिखे उन गीतों में च नहीं आना चाहिए। तो श्रीकांत जी को बड़ी हैरत हुई, कहा क्यों? अभी आपने कहा च नहीं आना चाहिए, तो चाहिए में भी तो च है, तो फिर और फिर च जैसे शब्दों का तो आपने बहुत सारे गीतों में प्रयोग किया है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि हिंदी में जो मैं गा लेता हूँ वो तो ठीक है, लेकिन मराठी में जो च शब्द है वो मेरे ख्याल से ज़रा मेरे लिए मुश्किल होगी, तो आप च से परहेज़ करें। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपने कविराज से कहा कि आप ऐसा कीजिएगा कि जो भी गीत आप लिखेंगे उसमें च जो शब्द है वो नहीं आना चाहिए। तो उसी हिसाब से गीत लिखे गए। अब जब रिहर्सल शुरू हुई, बड़ी मज़े की बात आपको बता रहा हूँ, तो श्रीकांत ठाकरे जी बताते हैं कि जब रिहर्सल शुरू हुई और रफ़ी साहब ने कंपोजिशन को समझ लिया और गाना शुरू किया, तो मैं तो बस उनका चेहरा देख रहा था, कितनी सफाई के साथ वो गा रहे हैं। 4 गीत तो हम लोगों ने बड़ी खूबसूरती के साथ रिहर्स भी कर लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया। 5वें गीत पे आके गाड़ी रुक गई, और गाड़ी कुछ यूँ रुकी कि एक जगह पे लफ्ज़ च आता है, बल्कि वो लेटर च आता है। अब जैसे ही वो च पे बात आई, रफ़ी साहब रुक गए, मेरी तरफ देखा और कहा कि मैंने कहा था ना च का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि रफ़ी साहब मामूली सी बात है, आप कोशिश तो कीजिए। वो जो गीत था, 5वां गीत था, उसकी जो लाइन थी उसमें एक जगह पे आता है शापिये मच्छी मला, कुछ ऐसा ही मराठी में भी नहीं जानता, तो हो सकता है कि मेरे भी तलफ़ुज़ में, अदायगी में गलती हो सकती है, लेकिन जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये वो लाइन बता रहा हूँ कि वो जो एक लाइन आई शापियाए मच्छी मला, तो रफ़ी साहब जब गा रहे थे तो शापियाए मसी मला, तो इन्होंने कहा कि रफ़ी साहब ये जो आप मसी मला कर रहे हैं ना, ये मच्छी मला होगा। तो रफ़ी साहब ने फिर गाया तो फिर मसी मला, यानी कि च की जगह वो स गा रहे थे। जब 4-5 बार ये बात हुई तो इन्होंने कहा कि अच्छा सुनिए मेरी बात, एक सुनिए आप रफ़ी साहब, एक बात याद आ गई, भाई सारे ज़माने में आपकी गायकी की तो धूम मसी है। तो रफ़ी साहब ने मेरी तरफ देखा और कहा धूम मसी नहीं, ऐसे तो जो है वो अल्लाह की ज़ात है, इज़्ज़त देने वाला वही है, लेकिन कहते हैं कि धूम मची है, मसी नहीं कहते। सही कहा आपने, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि मची, जैसे धूम मची है वैसे यहां पर भी वही है, शापियले मच्छी मला, शापियले मच्छी मला, कुछ ऐसा था। रफ़ी साहब हंस पड़े, कहा कि हाँ ठीक है चलो करते हैं। और फिर ये गीत रिकॉर्ड हुआ। 5 गीत बड़े खूबसूरत थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन तमाम गीतों की, 5 गीतों की मैं एक लाइन, क्योंकि फिर मसला वही है कॉपीराइट का, तो मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। श्रीधर जी कहते हैं कि जब उनसे हमारी बात हो रही थी, यानी कि श्रीकांत ठाकरे जी से, तो उन्होंने बताया कि मैंने ज़िंदगी में इतना सरल, इतना नम्र और ऐसा शरीफ इंसान नहीं देखा। इतने बड़े गायक, इतने बड़े फनकार, लेकिन उनके अंदाज में जब मैं उनको बता रहा था कंपोजिशन, तो ऐसा लगता था कि मेरे सामने कोई मेरा स्टूडेंट बैठा है। इतनी तहजीब के साथ वो बैठे थे और मैं जो कुछ कह रहा था वो उसे इतनी गहराई के साथ न सिर्फ ये कि सुन रहे थे, बल्कि फिर मुझसे पूछते, मेरी तरफ देखते, जैसे पूछ रहे हों कि मैं ठीक तो गा रहा हूँ ना, ये बात अब कहाँ मिलती है। तो ये थी वो छोटी सी कहानी जो आज मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। उन गीतों की एक लाइन को सुनते हो, एंजॉय करते हैं और रफ़ी साहब और श्रीकांत ठाकरे जी की मोहब्बत में सरशार हो जाते हैं। और इन गानों को सुनने के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, ताकि फिर आपके सामने एक और कहानी लेकर आ सकूँ। आज कोणी बघत रुसवा सोड सके, पुरे हा बहाना सोडना बोला।
कृपावंत दाता प्रभु तू दयाळू प्रकाशातले तारे तारावर रुसा मुलानो हसा सर्व मागचा विसरा गुंता अरे तो बस दोस्तों, ये थी वो छोटी सी कहानी जिससे जुड़ी थी चंद बातें जो मैंने आपके सामने पेश किया। ऐसा नहीं था कि रफ़ी साहब को तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में किसी तरह की परेशानी होती थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि चूँकि वो पंजाबी थे, उनका जो बैकग्राउंड था वो पंजाबी बैकग्राउंड था, और ज़्यादातर वो जो बातचीत भी किया करते थे तो पंजाबी में ही किया करते थे। ख़ास तौर से उन लोगों से जो लोग पंजाबी जानते, जैसे कि B.R. चोपड़ा साहब, यश चोपड़ा साहब, महेंद्र कपूर जी, और इस तरह के लोगों से वो पंजाबी में ही गुफ्तगू करते थे। जो चीज़ मैंने नोटिस किया है मेरी रिसर्च में, जो बात सामने आई कि कहीं कहीं पे ऐसा भी हुआ है कि रफ़ी साहब ने किसी एक शब्द के उच्चारण में थोड़ी सी कोताही कर दी, यानी कि ग की जगह ग आ गया, ग की जगह ग आ गया, या श की जगह कुछ थोड़ा सा उसमें स आ गया, ऐसा कुछ। तो ऐसी चीज़ें हैं, बहुत रेयर, बहुत ही कम हैं, और मैं समझता हूँ कि ये उन शायरों की वजह से है कि जिन शायरों का ये कलाम था जब रिकॉर्डिंग के वक्त, तो बेसिकली वैसे भी जो लिरिसिस्ट होते हैं या शायर कवि होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो रफ़ी साहब की अज़मत का ख़याल करते हुए, उनकी बड़ाई का ख़याल करते हुए, कई बार ऐसा भी हुआ कि म्यूज़िक डायरेक्टर हों या शायर हों, उन्होंने रफ़ी साहब को बताया ही नहीं कि यहाँ पे ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लीजिए, और वो गलती सरजद हो गई। लेकिन बहरहाल इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों से रफ़ी साहब की गायकी, उनकी फ़नकारी, उनकी अज़मत या उनकी शख्सियत पे कोई असर नहीं पड़ता, और ना ही असर पड़ता है हम जैसे लाखों करोड़ों चाहने वालों की मोहब्बत में। तो बस अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।